वेलकम टू द चैनल पीपल टीचर। ये वीडियो डेडिकेटेड है सीटेट एग्ज़ाम के लिए, तो इसमें हम पेपर फर्स्ट का एनालिसिस करेंगे। यहाँ पे ईवीएस का ये जो है पार्ट हम लेंगे पर्यावरण अध्ययन का। ये पेपर हुआ था आपका 28 जुलाई 2013 में। तो जो पेपर आपका 2013 में हुआ है उसमें हम ईवीएस के पार्ट को कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर पर्यावरण अध्ययन यानी कि ईवीएस के पार्ट को हम। तो ईवीएस में फर्स्ट क्वेश्चन जो है पूछा गया था 61 नंबर पे। तो क्वेश्चन था यहाँ पर कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों यानी कि जो ईवीएस की टेक्स्ट बुक है उसमें विभिन्न प्रकार के प्रकरणों यानी कि टॉपिक्स जो है बताए जाते हैं। तो टॉपिक में एक खंड जो है करके देखो ये शामिल है। जो एक टॉपिक है वो करके देखो बताया गया है। इसका उद्देश्य क्या होगा इस टॉपिक का, जिसमें बताया जा रहा है कि करके देखो मतलब बच्चा उस चीज़ को प्रैक्टिकली करेगा। इसका मतलब हो जाता है यहाँ पर कि घर में शिक्षार्थियों को व्यस्त रखना, या फिर सेकंड है यहाँ पर कि प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना। थर्ड आ जाता है कि परीक्षा में निष्पादन को सुधारना। और नेक्स्ट है यहाँ पे कि वैज्ञानिक शब्दावली में परिभाषित करना सीखना। तो जो बी ऑप्शन आपको दिया गया है यहाँ पे उसमें बताया गया है कि इसमें डायरेक्ट इंटरेक्शन होगा। प्रत्यक्ष हस्तपरक में जो है बच्चे डायरेक्ट अनुभव कर पाते हैं, जब करके उस चीज़ को सीखते हैं तो उनका रिव्यू उस चीज़ के बारे में अलग होता है। वो अपने जो है व्यूज़ को देंगे यहाँ पर, अपनी थिंकिंग को जो है रिफ्लेक्ट करेंगे इस चीज़ में। तो ये सबसे बेस्ट मेथड होता है लर्निंग का। यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्त कार्य का मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए। दत्त कार्य का मतलब यहाँ पर असाइनमेंट से होता है। असाइनमेंट वर्क जो देना चाहिए बच्चों को ईवीएस में, उसका जो है उद्देश्य क्या होना चाहिए ये आपसे पूछा गया है। तो असाइनमेंट जो होता है ईवीएस के लिए उसका मुख्य उद्देश्य हो जाता है कि अधिगम के विचार के अवसर उपलब्ध कराए जाएं। मतलब लर्निंग जो है बच्चों को लर्निंग और थिंकिंग के लिए उसके जो है उसको ओकेजन उपलब्ध कराए जाएं। तो यहाँ पर उद्देश्य हो जाता है कि बच्चे की लर्निंग को और उसकी थिंकिंग को हमें इम्प्रूव करना है। तो ये दो मेन उद्देश्य हैं असाइनमेंट देने के बच्चे को। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। अगर आप एक ईवीएस के टीचर हैं तो आपने जो है ये प्लानिंग की है कि आप बच्चों को जो है जू घुमाएंगे। जू घुमाने का आपका मेन पर्पस क्या है। आप शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में अभिभावकों को संतुष्ट कर रहे हैं। तो जब हम बच्चे को घुमाने ले जा रहे हैं तो अभिभावक से इसमें क्या ताल्लुकात हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर कि शिक्षार्थियों को आनंद और मज़ा उपलब्ध कराना है। तो सिर्फ आनंद और मज़ा दिलाना हमारा उद्देश्य नहीं होता है। नित्य शिक्षण कार्यक्रम में एक रास्ता को बदलना है। या नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे कि शिक्षार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना है। तो जब बच्चे एक्टिव लर्निंग में इन्वॉल्व होंगे, उनके अपने एक्सपीरियंस होंगे, क्योंकि जू बच्चे जब जाते हैं तो जू को बच्चे वहाँ पर एक्सप्लोर करते हैं, हर एक जानवर को देखते हैं, जानवर के बारे में सीखते हैं, उनको कई सारी नई चीज़ें पता चलती हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है कि बच्चे इसमें इन्वॉल्व होंगे, एक्टिव पार्टिसिपेट करते हैं लर्निंग के लिए। डी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में, सामाजिक विज्ञान की यहाँ पे बात की जा रही है, तो पर्यावरण अध्ययन पढ़ने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं होगा। सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में अगर हम बात करते हैं तो ईवीएस पढ़ने का हमारा उद्देश्य क्या नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन आ जाता है यहाँ पर कि इससे बच्चों को मुख्य शब्दावली की सही परिभाषा याद कराने योग्य बनाया जाता है। मतलब बच्चे को हम शब्दावलियों की सही परिभाषा याद कराते हैं इससे। या सेकंड ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है कि इससे शिक्षार्थियों में विद्यमान विचारों तथा अभ्यासों पर प्रश्न करने योग्य बनाया जाता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है इसके लिए कि ईवीएस जब हम पढ़ाते हैं तो उसका उद्देश्य हो जाता है कि बच्चों में जो विचार हैं, उनके जो अभ्यास हैं, उसको जो है वो प्रश्न के रूप में पूछ सकें।
थर्ड पार्ट आ जाता है यहाँ पर कि इसे बच्चों को समाज के एक जिम्मेदार सदस्य के रूप में बढ़ाया जाता है, उनको इस योग्य बनाया जाता है कि वो समाज में एक जिम्मेदार सदस्य बन सकें। द नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर डी नंबर पे, जिसमें बताया गया है कि इससे बच्चों को सांस्कृतिक अभ्यासों में विविधता तथा सम्मान करने के योग्य बनाया जाता है। तो बच्चा अपने कल्चर से जो है कल्चर के अभ्यास को सीखता है। अलग अलग बच्चे होंगे तो उनका अलग अलग कल्चर होता है, वो सभी के प्रति जो है सम्मान रखता है। हर एक जो है संस्कृति के प्रति, हर एक कल्चर के प्रति उसको सम्मान की भावना आएगी। तो हम ये जो उद्देश्य है हमारा ईवीएस पढ़ाने का, उसका सिर्फ एकमात्र उद्देश्य नहीं होता है कि इससे बच्चे को मुख्य शब्दावली की परिभाषा याद कराई जाए। जहाँ पर रोट लर्निंग की बात की जाएगी, याद कराना है, रट्टा कराना है, वो सारी चीज़ें वहाँ पर गलत हो जाती हैं पहले ही। तो ये गलत ऑप्शन है, इसमें हमसे पूछा गया है कि कौन सा उद्देश्य नहीं है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर नहीं है उद्देश्यों में, बाकी 3 ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है कि कविता जो है, कविता एक पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में गरीबी, निरक्षरता और वर्ग असमानता जैसे मुद्दों, सामाजिक मुद्दों पर बल देना चाहती है। कविता एक जो है ईवीएस की टीचर है जो गरीबी पर बात कर रही है, निरक्षरता पर बात कर रही है, अलग अलग क्लासेस जो हैं लोगों की उसमें बात कर रही है, वर्ग असमानता पर और सामाजिक मुद्दों पर कई सारे बल देती है। तो इस तरह की अधिगम अनुभव का उद्देश्य क्या है उसका, ये सारे टॉपिक्स पढ़ाने का उसका उद्देश्य क्या है? फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है कि वो शिक्षार्थियों को संबंधित मुद्दों पर स्लोगन लिखने के लिए कहती है, या संबंधित मुद्दों पर विशेष व्याख्यान के लिए कहती है, या फिर संबंधित मुद्दों पर सामाजिक मुद्दों के लिए चार्ट प्रिपेयर करने के लिए कहती है, या फिर यहाँ पर जो कविता शिक्षिका है वो चाहती है कि संबंधित जानकारी एकत्र करने और उनका विश्लेषण करने के लिए एक सामूहिक परियोजना लेने के लिए कहा जाए। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है कि इसमें बच्चों को जानकारी भी एकत्रित करनी है, इन्फॉर्मेशन भी लेनी है, कलेक्ट करनी है और उसमें जो है एनालिसिस करना है। जब बच्चे एनालिसिस करेंगे तो उस चीज़ के मेरिट और डिमेरिट के बारे में जानेंगे, क्या अच्छा है और क्या बुरा है, ये चीज़ें वो जान पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें बच्चे एक समूह परियोजना में करेंगे, मतलब एक ग्रुप में करेंगे, अपने पेयर ग्रुप में क्लासमेट्स के साथ में करेंगे, तो सबके विचारों को यहाँ पे एनालिसिस किया जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन डैश को शामिल नहीं करता है। तो रचनात्मक आकलन जो है ये असेसमेंट होता है एक तरह का, इसमें जो है किस चीज़ को शामिल नहीं किया जाता है ईवीएस में। तो इसमें हम ग्रेडिंग और रैंकिंग को शामिल नहीं करेंगे। ग्रेडिंग और रैंकिंग की बात जहाँ पे आ जाएगी, इसका मतलब हो जाता है कि बच्चे का जो है यहाँ पे हम मेंटल लेवल नहीं चेक कर रहे हैं, बल्कि उसको असेस करके उसके रिजल्ट के बेसिस पे ही उसको हम जज कर देते हैं। तो ये एक रॉन्ग मेथड हो जाता है। ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। जबकि अधिगम रिक्तियों को पहचान करेंगे, बच्चों की कमियां क्या हैं, शिक्षण में क्या कमियां हैं, टीचिंग में क्या कमियां आ रही है, सीखने को बढ़ावा देंगे। तो ये सारे ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे लोगों की कुछ क्रियाकलाप दिए गए हैं, जैसे कि खानों का खनन करना, खुदाई करना, बांधों का निर्माण करना, बाजार में बेचने के लिए पत्तियां, जड़ी बूटियां इकट्ठा करना, बांस की टोकरियां बनाना, गिरे हुए पत्तों के से पत्तल बनाना। तो ये कुछ क्रियाकलाप है, कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो आपको बताई गई हैं। इसमें से आपसे पूछा जा रहा है कि वह ऐसा कौन-सा क्रियाकलाप है, यानी कि कौन-सी ऐसी एक्टिविटी है जो जंगलों के गायब करने के लिए ज़िम्मेदार है। वो रिस्पॉन्सिबल है कि हमारे जंगल जो है वो गायब होते जा रहे हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन है कि खुदाई करना। खानों की जब हम खुदाई करते हैं, इससे भी जंगल जो है गायब होते जा रहे हैं, क्योंकि हम अगर वन होता है वहाँ पे खुदाई करते हैं तो इससे जो है वनों को नुकसान होता है। साथ ही साथ बांधों का निर्माण करना, जब हम बांधों का निर्माण करते हैं ये भी जो है जंगलों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ए और बी ऑप्शन इसमें आ जाते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे कि बाजार में बचने के लिए बाजार में बचने के लिए पत्तियाँ और जड़ी बूटियाँ इकट्ठा करना, बाँस की टोकरियाँ बनाना, ये सब तो हम उससे जो है यूज़ कर रहे हैं, उसके मटेरियल को यूज़ कर रहे हैं, ना कि उसे ख़त्म कर रहे हैं। तो ए ऑप्शन एंड बी ऑप्शन यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल हैं।
इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कासे के बारे में सही कथन है। कासे के बारे में कौन सा कथन सही है यहाँ पर, तो आइए देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन आ जाता है कि कांसा लोहे, चांदी और स्वर्ण की भांति एक तत्व होता है। तो ये जो है गलत हो जाता है, ये तत्व नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है यहाँ पे कि कांसे को तांबा और टिन से पिघलाकर तैयार किया जाता है। तो ये सही हो जाता है। यहाँ पर कांसा जो है फर्स्ट ऑप्शन में तत्व में नहीं बल्कि धातु में शामिल होता है। और साथ ही साथ बी ऑप्शन बताया गया है इसमें कि कांसे को तांबा और टिन से पिघलाकर बनाया जाता है। तो ये यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ, नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर कि कांसा अत्यंत मजबूत होता है, मतलब ये एक मजबूत होता है बहुत ज़्यादा, और इससे तोप और मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। इस तरह से ये ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है यहाँ पर कि ये मजबूत होता है और इससे हम तोप और मूर्ति बना सकते हैं। डी ऑप्शन है कि कांसे के बर्तन एल्यूमिनियम के बर्तनों की तुलना में हल्के होते हैं और अधिक मजबूत होते हैं। ये ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाता है। तो इसके लिए बी और सी ऑप्शन सही हैं यहाँ पे, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। गांधीधाम गुजरात में है। गुजरात का रहने वाला एक व्यक्ति सबसे पहले भोपाल यानी कि मध्य प्रदेश आया, फिर वो हैदराबाद यानी कि आंध्र प्रदेश में आ जाता है, और उसके सफ़र यानी कि यात्रा की दिशा क्या होगी, तो वो गुजरात से चला है। गुजरात से चला है इसका मतलब हो जाता है गुजरात से मध्य प्रदेश आया है। तो गुजरात हमारा पश्चिम में पड़ता है, इसका मतलब मध्य प्रदेश जो है पूर्व की दिशा में पहले वो आया है, और फिर वो आंध्रा में जाता है, हैदराबाद जाता है। तो आंध्रा जो है वो नॉर्थ साउथ में आता है, दक्षिण में आता है ये। तो दक्षिण में वो गया है यहाँ पे। तो दक्षिण का मतलब हो जाता है कि पहले वो पूर्व की दिशा में चलेगा और फिर वो दक्षिण की दिशा में चलेगा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। तो ये देखिए यहाँ पे मैप में गुजरात है। गुजरात से कोई व्यक्ति चला है भोपाल के लिए, यानी कि एमपी आया है वो। एमपी में जो है वो पूर्व दिशा में आया है, ये ईस्ट है उधर, और ये जो है वेस्ट हो जाता है हमारा, ऊपर नॉर्थ है और नीचे जो है साउथ है। फिर वो एमपी से जो है आंध्रा आया है। आंध्रा का मतलब हो जाता है यहाँ पर, ये देखिए आंध्र प्रदेश में आया है वो। जब एमपी से आंध्र प्रदेश में आया तो ये साउथ है, इसका मतलब वो जो है दक्षिण की ओर आया है। पूर्व पहले गया फिर दक्षिण की ओर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज किसी शहर में मानचित्र पर यह लिखा है कि स्केल 1 सेंटीमीटर, स्केल यहाँ पे बताया गया है कि 1 सेंटीमीटर 110 मीटर के बराबर है। यदि मानचित्र पर किन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर बताई जा रही है, तो उन दोनों स्थानों के बीच में वास्तविक दूरी कितनी होगी। तो यहाँ पर जो स्केल बताई गई है उसमें 1 सेंटीमीटर पर 110 मीटर बताए गए हैं। तो आइए देखते हैं। ये जो शहर का मानचित्र है उस पर लिखा है स्केल के बारे में 1 सेंटीमीटर में 110 मीटर है। 15 सेंटीमीटर की दूरी तय करनी है, तो इसको हम इंटू कर देंगे सिंपली और हमारी वास्तविक दूरी जो है निकल आएगी। वास्तविक दूरी यहाँ पर 1650 मीटर में आती है, और हमें आंसर जो दिया है वो किलोमीटर में दिया गया है। तो हम 1650 को किलोमीटर में कन्वर्ट करते हैं, यहाँ पर 1000 से डिवाइड कर देंगे तो 1.650 जो है हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है माउंट एवरेस्ट एक भाग है। माउंट एवरेस्ट किसका भाग हो जाता है, तो माउंट एवरेस्ट जो है नेपाल का भाग है। ये नॉर्थ और ईस्ट में पड़ता है, इसलिए ये नेपाल का भाग हो जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। माउंट एवरेस्ट सागर माथा जो है दुनिया का सबसे जो है सबसे ऊंचा पर्वत माना जाता है, शिखर माना जाता है। इसकी ऊंचाई मानी गई है 8848 मीटर। इस तरह से आप देखिए माउंट एवरेस्ट जो है यहाँ पर लोकेट करता है। यहाँ पे लोकेट करने का मतलब है कि ये नेपाल का बॉर्डर है, तो ये नेपाल में माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे कुछ कर्तव्य और उत्तरदायित्व दिए गए हैं, उनका आपको अध्ययन करना है कि अन्य लोगों का सामान उठाने में मदद करनी चाहिए, पूरे ग्रुप के आगे चलना ताकि ग्रुप पीछे पीछे चले, तो आप सबसे आगे चलें और फिर जो है ग्रुप आपको फॉलो करे, या फिर जो चल ना पाए उसे रुकने के लिए कहना,
डी ऑप्शन है कि साथी के बीमार होने पर उसका ध्यान रखना और सबके लिए खाने पीने का इंतजाम करना। देन ई ऑप्शन है यहाँ पर रुकने और आराम करने के लिए अच्छी जगह ढूंढना। तो यहाँ पर आपसे कंडीशन दी गई है कि माउंटेनियरिंग में ग्रुप लीडर की कौन कौन सी जिम्मेदारी होगी। तो माउंटेनियरिंग के लिए सबसे पहली जिम्मेदारी हो जाती है कि अन्य लोगों का सामान उठाने में मदद करना। देन नेक्स्ट आती है कि साथी जब बीमार होता है तो उसका ध्यान रखना और सबके खाने पीने का इंतजाम करना और सबके रुकने के लिए अच्छी जगह ढूंढना। तो ये जो है 3 जिम्मेदारियां हो जाती हैं ए, डी एंड ई। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है करेक्ट है इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक वैज्ञानिक का क्या नाम है जिसने सर्वप्रथम मच्छर के पेट के अंदर ताक झांक की? तो एक वैज्ञानिक हैं, उन्होंने जो है मच्छर पर एक्सपेरिमेंट किया था, उसके पेट में जो है पूरा ऑब्जर्वेशन किया था। यह सिद्ध किया उन्होंने कि मलेरिया मच्छर से फैलता है। उन्होंने ये बताया कि जो मलेरिया बीमारी है वो मच्छर के द्वारा फैलती है। इस अनुसंधान मतलब कि इस रिसर्च के लिए दिसंबर 2009 में चिकित्सा के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। तो आपसे उन वैज्ञानिक का नाम पूछा जा रहा है। इन्होंने 1902 में पूरा रिसर्च किया। 1902 में इनको जो है नोबेल प्राइज मिला था इसके लिए। तो रोनाल्ड रोज इनका जो है नाम है। रोनाल्ड रोज ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने मलेरिया के लिए जो है खोज की कि ये मलेरिया जो है वो मच्छर के काटने से फैलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। और इन्होंने ये भी बताया था कि इनके यह जो पुरस्कार था उनको वो मलेरिया के परजीवी यानी कि प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र की खोज करने के लिए मिला था। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि रजत ने अपने मित्र से कहा कि मैं नहीं खेल सकता क्योंकि मुझे बुखार है। मैं कपकपी, बुखार, सिर दर्द, अंत में पसीना आने के चक्कर से गुजरता हूँ। रक्त की जांच के बाद डॉक्टर ने मुझे एक कड़वी दवाई दी है। रजत जो है किस बीमारी से पीड़ित है ये आपको बताना है। तो ये जो लक्षण रजत के द्वारा बताए गए वो मलेरिया के लक्षण हैं। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। तो वो मलेरिया से जो है पीड़ित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अल्ब्रूनी कौन थे? अल्ब्रूनी के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। कौन थे ये? अल्बरूनी जो है उज़्बेकिस्तान से आए हुए थे और इनका जो है उद्देश्य था भारत का भ्रमण करना। यह एक यात्री थे जिसने जो है लोगों की संस्कृति का अध्ययन किया, कश्मीर से कन्याकुमारी तक यात्रा की थी। ये सेकंड ऑप्शन हो जाता है यहाँ पर। कुतुब शाही सुल्तान थे। या नेक्स्ट ऑप्शन हो जाता है यहाँ पर कि वह अफ़गानिस्तान वाला ऑप्शन यहीं पे गलत हो जाता है क्योंकि वो उज़्बेकिस्तान के थे। तो वह उज़्बेकिस्तान का यात्री था जिसने एक किताब लिखी जो हमारे देश के इतिहास को जानने में हमारी मदद करती है। तो डी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाता है उज़्बेकिस्तान के लिए। उज़्बेकिस्तान यानी कि अल्बरूनी से जुड़ा हुआ है। अल्बरूनी उज़्बेकिस्तान से आए हुए थे। इनके बारे में जो है बताया गया है कि अल्बरूनी इनको आबू रेहान भी कहा जाता था और इनका जन्म हुआ था 973 ईस्वी में। और ये जो है फारसी विद्वान थे, लेखक थे, वैज्ञानिक थे, धर्मज्ञ थे और विचारक भी थे। और इनकी रचनाएं अरबी भाषा में होती थी। यह संस्कृत के भी विद्वान कहे जाते थे। और इनके बारे में बताया गया कि यह महमूद गजनवी के साथ भारत आए हुए थे अल्बरूनी। और इन्होंने 1010 में तारीख अल हिंद नामक पुस्तक लिखी थी जिससे जो है इंडिया का इतिहास हमें पता चलता है। तो इंडियन हिस्ट्री के बारे में इन्होंने इसमें बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रात को जागने वाले जानवर हर चीज को देखते हैं। तो रात को जो जानवर जागते हैं वो हर चीज को ब्लैक एंड व्हाइट में देख सकते हैं, काले और सफेद रंग में मात्र देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाथियों के झुंड के बारे में कौन से कथन जो है सही है? तो हाथियों का जो झुंड होता है, फर्स्ट ऑप्शन इसमें बताया गया कि हाथियों का झुंड केवल हाथियों और हथनियां होती हैं।
और 14 से 15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं इसमें। देन सेकंड ऑप्शन है यहाँ पे कि हाथियों के एक झुंड में किसी एक ही परिवार के सदस्य होते हैं। सी ऑप्शन है कि झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी जो होती है वो पूरे झुंड की जो है नेता होती है। डी ऑप्शन है यहाँ पर कि एक झुंड में हथनियों और बच्चों की संख्या कितनी भी हो सकती है। तो यहाँ पर जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाते हैं कि हाथियों के झुंड में केवल हथनियां होती हैं और इसमें 14 से 15 साल के ही बच्चे को इन्वॉल्व किया जाता है। और ये जो झुंड होता है उसमें बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड का नेतृत्व करती है, वही नेता होती है। तो ए और सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। ए और सी का मतलब हो जाता है कि यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी संरचना दिखाई देती है, जिसको क्या कहते हैं? तो जब हम पंखुड़ी के अंदर में फूल के बीच में एक पतली सी पाउडर जैसी संरचना देखते हैं तो उसको हम पराग कहते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, यदि आप रेलगाड़ी द्वारा अहमदाबाद यानी कि गुजरात जाएं तो आपको रेलवे स्टेशन पर अधिकतर बचने वाले खाने की कौन सी चीज़ें जो है बेचते मिलेंगे? मतलब जो बेचने वाले होते हैं, जैसे ट्रेन पे आप सफ़र करिए तो लोग आया करते हैं, तो वो क्या-क्या बेचते आपको दिखेंगे वहाँ पर। तो यहाँ गुजरात में जो है ज़्यादा फेमस होता है ढोकला, चटनी, नींबू वाले चने। तो ये 3 चीज़ें आपको देखने को मिल जाएँगी वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, पक्षी अपनी गर्दन को अधिक मात्रा में हिलाते हैं, ज़्यादा मतलब जल्दी जो है हिलाते रहते हैं एक दूसरे से जो दूसरी जगह तक। इसका कारण ये होता है कि पक्षियों की आँखों में पुतलियाँ नहीं हो पुतलियाँ जो है वो घूमती नहीं हैं। पक्षियों की जो पुतलियाँ होती हैं वो फिक्स्ड रहती हैं। इंसान की तरह नहीं होती हैं कि वो किसी भी तरह जो है दाएँ-बाएँ, ऊपर-नीचे पुतलियाँ घुमाकर देख सकें। इसलिए पक्षी अपनी पूरी गर्दन को घुमाते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निदान के पश्चात कोई डॉक्टर रोगी से कहता है कि हीमोग्लोबिन की कमी है आपको। तो खून की कमी यानी कि हीमोग्लोबिन की कमी है, उस रोगी को आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या-क्या खाना होगा? आंवला, आंवला तो आयरन का अच्छा स्रोत होता है। हरे पत्तेदार सब्जियां और गुड़, ये तीनों ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाते हैं क्योंकि ये तीनों ऑप्शन हाई इन आयरन होते हैं। ये ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण यानी कि ईवीएस शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो सबसे पहला ऑप्शन है यहाँ पर कि स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने की कुशलता का अर्जन करना या विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की आधारभूत समझ का विकास करना, या फिर सी ऑप्शन है यहाँ पर कि विषय के आधारभूत सिद्धांतों का स्मरण करना। डी ऑप्शन आ जाता है कि कक्षा कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना। तो डी ऑप्शन सबसे सुटेबल हो जाता है ईवीएस के जो है पर्पस के लिए। ईवीएस बच्चों को इसीलिए पढ़ाया जाता है ताकि हम जो लर्निंग है वो चार दीवारी से हटकर भी हम करा सकें, मतलब उसको बच्चे को जो है रियल लाइफ एक्सपीरियंस दे सकें, जो बच्चा पढ़ रहा है उसको जो है दुनिया से कनेक्ट कर सकें। डी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यक्रम की आवश्यकता के अनुरूप नहीं है? नहीं है मतलब नेगेटिव क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। फर्स्ट पार्ट है यहाँ पर कि उसे शिक्षार्थियों की मानसिक स्तर के अनुकूल होना चाहिए। ये ऑप्शन तो यहाँ पर सही हो जाता है कि जो हम बच्चों को पढ़ाएं वो उनके मानसिक स्तर के अनुसार हो। बी ऑप्शन है कि उसे काम दुनिया में प्रवेश करने के लिए शिक्षार्थियों को ज्ञान और एवं कौशल के लैस करना चाहिए। तो ये गलत हो जाता है यहाँ पर बी ऑप्शन, कि काम दुनिया में प्रवेश करने के लिए विद्यार्थियों को हमें लैस नहीं करना चाहिए। सी ऑप्शन आ जाता है यहाँ पर कि उसे शिक्षार्थियों में पर्यावरण के सरोकार की को उत्पन्न करना चाहिए। तो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है कि पर्यावरण के सरोकार के लिए हमें उत्साहित करना चाहिए। डी ऑप्शन आ जाता है यहाँ पर कि उसे शिक्षार्थियों को उन पद्धतियों तथा प्रक्रियाओं को अर्जित करने में शामिल करना चाहिए। तो हर बच्चे को इन्वॉल्व करेंगे कि वो नए ज्ञान को उत्पन्न कर सकें। लर्निंग बाय डूइंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पे अपनाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर एनसीईआरटी में पर्यावरण अध्ययन यानी कि ईवीएस के उच्च प्राथमिक और स्थान दिया गया है। उच्च प्राथमिक स्थान क्यों दिया गया है, ये आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है यहाँ पे। तो इसका उद्देश्य यही है, एनसीईआरटी के द्वारा जो है ईवीएस को जो है शामिल किया गया है उच्च प्राथमिक स्तर पर। तो इसका उद्देश्य हो जाता है कि चिंतन एवं विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने चाहिए। मतलब बच्चे को हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपॉर्चुनिटीज़ देंगे कि वो अपने टैलेंट को, अपने कौशल को जो है, स्किल्स को दिखा सके। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तकों में कविताओं और कहानियों को शामिल करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा उद्देश्य नहीं है आपसे पूछा जा रहा है। तो शिक्षार्थियों में कल्पनाशीलता का सृजन विकास करना, उसको बढ़ावा देना, ये एक अच्छा पॉइंट है। नेक्स्ट है यहाँ पर विषय की रुचि का विकास करना, ये भी सही है। नेक्स्ट है यहाँ पर कि नित्य और एक रस विषय वस्तु में बदलाव करना, तो ये ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाता है। और लास्ट ऑप्शन है यहाँ पे शिक्षार्थियों को आनंद और मज़ा उपलब्ध कराना, ये भी करेक्ट हो जाता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है इसके लिए, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्योंकि आपसे नेगेटिव पॉइंट पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है पर्यावरण अध्ययन यानी कि ईवीएस की एक अच्छी पाठ्यचर्या को बच्चे के प्रति सही और जीवन के प्रति सही, विषय के प्रति सही होना चाहिए। और पाठ्यचर्या की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी उपयुक्त आवश्यकता को पूरी नहीं करती है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आ जाता है कि यह शब्दावली और परिभाषाओं पर अधिक बल दिया जाए। जब हम शब्दावली और परिभाषाओं पर अधिक बल देंगे तो हम बच्चे को जीवन से, विषय से कैसे जोड़ेंगे। तो ये ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाता है, नेगेटिव पॉइंट है ये। नेक्स्ट है यहाँ पर कि यह भय तथा पूर्वाग्रहों से मुक्त करना, उसे मूल्यों को बढ़ावा दिया जाता है इसमें। और सी ऑप्शन है यहाँ पर कि यह विषय को एक सामाजिक प्रक्रम के रूप में देखता है और शिक्षार्थियों हेतु आवश्यक होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया यानी कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो होता है उस पर बल देता है। तो ये सारे ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि नीलिनी कक्षा थर्ड की जो है शिक्षार्थियों को जानवर हमारे साथी प्रक्रम पढ़ाती है। तो थर्ड क्लास को जो है पढ़ाया जा रहा है एक टॉपिक जिसका नाम है जानवर हमारे साथी। प्रक्रम को यानी कि इस टॉपिक को और अधिक रोचक बनाने के लिए कौन से तरीके जो है अपनाए जाएंगे, कौन सी युक्तियां जो है उपलब्ध कराई जाएंगी, वो आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन डी, जिसमें बताया जा रहा है कि जानवरों एवं उनकी उपयोगिताओं, मतलब जानवर क्या होते हैं, कैसे हैं और उनकी उपयोगिता, उनके यूजेस कहाँ पर हैं, उस पे आधारित फिल्म बच्चों को हम दिखाएंगे। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, क्योंकि ये जो है दृश्य श्रव्य सामग्री है जो टीचिंग एड्स के रूप में हम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि क्लास फिफ्थ में एनसीईआरटी के लिए ईवीएस की पाठ्यपुस्तक है एक, जिसमें प्रत्येक पाठ के अंत में एक खंड रखा जाता है जिसमें शामिल किया गया है कि हम क्या समझे, मतलब हमने क्या सीखा है, वो चीज़ इसमें बताई जा रही है। तो यह सुझाव दिया गया है कि इस खंड में शामिल प्रश्नों के उत्तर का सही गलत के रूप में आकलन नहीं किया जाएगा। यह परिवर्तन इसलिए किया गया है क्योंकि यह परिवर्तन इसलिए किया गया है क्योंकि इससे यह जानने में शिक्षक को सहायता मिलती है कि बच्चे जो है कैसे सीख रहे हैं, किस लेवल तक उन्होंने उस पाठ से सीखा है या कितना जो है उन्होंने समझा है उस पाठ से। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे प्रयोगशाला खोजना, जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना ईवीएस के सक्रिय अधिगम के अनिवार्य तत्व माने जाते हैं। एक शिक्षिका है जो हमें खाना चाहिए, इस संकल्पना के बारे में बताने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि को व्यवस्थित करेगी। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है कि प्रकरण पर एक वीडियो दिखाएगी या फिर श्याम पट पर उस प्रकार की सभी भोज्य पदार्थों के चित्र बनाती है या विभिन्न भोज्य पदार्थों के उदाहरण देती है और उनके बारे में अनिवार्य तत्व बताती है, या शिक्षार्थियों से कहती है कि सभी संभावित स्रोतों की संबंधित जानकारी एकत्रित करें।
तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि उपर्युक्त 4 गतिविधियों में से कौन सी सक्रिय अधिगम को संतुष्ट करती है। सक्रिय अधिगम को संतुष्ट करने का मतलब हो जाता है कि एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए उसमें चिल्ड्रन का। तो यहाँ पर स्टैम्प पैड पर जब ब्लैक बोर्ड पर टीचर जो है भोज्य पदार्थों के चित्र बनाती है तो बच्चे जो है वहीं पर क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। तो बी ऑप्शन सबसे सुटेबल हो जाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर कक्षा फोर्थ क्लास में शिक्षार्थियों को कहा जाता है कि हवा सब जगह है। उनसे कहा गया कि एयर जो है वो हर जगह पे है। प्रकृति पढ़ाते समय गतिका जो है शिक्षिका है ये निम्नलिखित गतिविधियों में से कौन सी योजना बनाती है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे है कि प्रकृति से संबंधित प्रश्न पूछेगी या फिर शिक्षार्थियों को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाएगी। तो क्षेत्र भ्रमण का मतलब है कि यहाँ पर एक्टिवली इन्वॉल्व होंगे स्टूडेंट। जहाँ पर एक्टिवली इन्वॉल्व होंगे स्टूडेंट वो ऑप्शन सबसे बेस्ट होगा। तो ये एक सक्रिय तरीका हो जाता है जिससे बच्चे इस चीज़ को ऑब्जर्व कर पाएंगे कि एयर हर जगह पे उपस्थित है। इस तरह से यहाँ पर 30 क्वेश्चन ईवीएस के कंप्लीट होते हैं। थैंक यू एवरीवन।